Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से कार्य में संलग्न भी होंगे। हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आज गोलकनाथ केस पर, तो बात करेंगे ही करेंगे। गुड आफ्टरनून बेटा, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम, जय हिंद, सब कुछ बेटा। आइए बेटा, टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। एक बार फिर कहूंगा कि जो भी आपके फ्रेंड सर्किल वगैरह है उन सबको बेटा मैसेज कर दीजिए। और ये तो बेटा क्लास वो भी कर सकते हैं ना कि जो अनअकैडमी के स्टूडेंट नहीं है उनको भी आप भेज सकते हैं, वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, है ना। निःशुल्क क्लास होती है तो वो भी बेटा ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी बेटा आप भेज सकते हैं मैसेज, है ना। चलिए, टॉपिक तो बेटा लिखा है, आपको दिख रहा होगा, गोलकनाथ केस, है ना। गोलकनाथ केस। लेकिन बेटा गोलकनाथ केस पे आने से पहले हमें पहले दूसरे एक दो केस और देखने पड़ेंगे। जैसे मेनली केस आपका है, एक तो आपका शंकरी प्रसाद, और 1951 में बेटा ये था। और दूसरा बेटा एक केस और है, चंपाकम दोराई राजन केस। तब बेटा हम आएंगे किस पर? आपका गोलकनाथ केस पर। लेकिन ये जान लीजिए, जो गोलकनाथ केस है बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। गोलकनाथ केस इतना महत्वपूर्ण है कि इसने बेटा क्या था कि हमारी जो पूर्व की चली आ रही व्यवस्था थी, यानी कि पिछले 17 सालों से जो सिस्टम चला आ रहा था, 17 वर्षों से, है ना, उस सारे को बेटा क्या कर दिया, पलट के रख दिया था। और एक अच्छा खासा बेटा क्या था, एक विवाद, एक डिस्प्यूट ओपन किया था लेजिस्लेचर यानी कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। और विवाद किस बात को लेकर हुआ था? गवर्नमेंट का कहना यह है कि डीपीएसपी इम्पोर्टेंट है, और जुडिशरी का कहना है कि नहीं जी, हम तो फंडामेंटल राइट को क्या दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस देंगे, फंडामेंटल राइट को ज्यादा जगह देंगे। इसी को लेकर बेटा विवाद शुरू हुआ था। और गोलकनाथ केस बेटा कब आया था कि बेटा चौथे आम चुनाव हुए थे, यानी कि जो आपका 1962 के वॉर के बाद, 1965 के वॉर के बाद, आप समझिए बेटा, 1962 के बाद, 1965 के बाद चुनाव हुए थे बेटा आपके 1967 के चुनाव। इस चुनाव में बेटा पहली बार था कि कई राज्यों में, कई स्टेट्स के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, पहली बात। और दूसरा, सेंटर के अंदर भी, यानी कि हम अगर बात करते हैं लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली थी। बहुत मुश्किल से बेटा क्या मिली थी, मेजोरिटी मिली थी। 273 सीटें जो होती हैं हमारी मेजोरिटी, वो बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो 67 का जो गोलकनाथ केस था, इन सारे के सारे घटनाक्रम के बाद एक केस दोस्तों आया था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि जिसने नए विवादों को दोस्तों क्या दिया था, जन्म दिया था। नए विवाद क्या कि फंडामेंटल राइट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इन द कंप्रोमिजल ऑफ द डीपीएसपी। तो ये बेटा एक पृष्ठभूमि। अब पहले हम कुछ समझना पड़ेगा, शंकरी प्रसाद केस क्या था, चंपाकम केस क्या था, चंपाकम दोराई राजन केस क्या था, और साथ में बेटा जानना पड़ेगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केस, यानी कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको जानने के बाद बेटा हम लोग आएंगे कहां पर, गोलकनाथ केस के ऊपर। दैट्स क्लियर। अगर वो नहीं जानेंगे तो गोलकनाथ केस बेटा समझ में नहीं आएगा। चंपाकम दोराई राजन, अभी बेटा मैं बता रहा हूँ, पूरा पूरा बताऊंगा, अभी मैं पूरी चर्चा करूंगा। तो उनको जानने के बाद बेटा आप यहाँ पर आएंगे।
देखिए, संविधान निर्माण होते ही, बल्कि मैं कहूं तो संविधान सभा के अंदर ही, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर ही ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि फंडामेंटल राइट बड़े हैं, इम्पोर्टेंस ज्यादा रखते हैं, या डीपीएसपी इम्पोर्टेंस ज्यादा रखते हैं। बेटा इस संदर्भ में क्या था, पहले थोड़ा सा इसको समझिएगा, जो डिबेट है कहाँ से शुरू होती है। फिर बेटा मेन मुद्दा यही था कि हु इज द सुपीरियर, कि इन दोनों में किसको हम प्राइमरी रखेंगे, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और किसको कम इंपॉर्टेंस देंगे, फंडामेंटल राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या हम डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मुद्दा ये था। जब ये बात बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, मेरी बात समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बोलो बच्चों हाँ या ना? आर यू ऑल अंडरस्टैंड विद मी? बेटा इस क्लास में कोई तनाव नहीं लेना, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना? इजीली इजीली पढ़ेंगे बेटा, कोई इशू नहीं होगा, आराम से चलेंगे बेटा, ठीक है? एक सूचना बेटा मैं दे दूं आपको, अन अकेडमी के जितने भी बेटा कोर्सेज हैं, सब पे बेटा 50% डिस्काउंट चल रहा है इस वीक में। तो आपको बेटा कोई भी कोर्स लेना है, कोई भी कोर्स लेना है तो उसे 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है? 50% डिस्काउंट। और प्लस दोस्तों, कोई भी कोर्स आप परचेज करना तो आप निपुण A10 का अगर आप कोड यूज करेंगे तो बेटा ये सारा ऑफर आपको 50% का इजीली मिल जाएगा। तो इस कोड को यूज करके आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए, इस कोड को यूज करके तो अनअकैडमी का जो कोर्स चल रहा है बेटा उसका पूरा लाभ उठाएं। हाँ बेटा, 4 बजे वाली तो प्लस क्लास है ना, उसकी बेटा चर्चा अलग होगी, यहाँ स्पेशल क्लास की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, तो बेटा हम दो थिंकर की या दो महानुभावों की या महापुरुषों की बात करें, एक तो बेटा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, नमस्कार बेटा हरि प्रकाश, हम दोनों बेटा बात करें तो एक तो नाम था बेटा BN राव, BN राव, और बेटा आपके एक अंबेडकर जी। हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों का बेटा क्या वक्तव्य था, इन दोनों की क्या राय थी फंडामेंटल राइट को लेकर, डीपीएसपी को लेकर। जब BN राव से पूछा गया लोगों के राइट्स के बारे में, तो BN राव ने कहा कि लोगों के जो राइट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जस्टेबल, एक होता है नॉन जस्टेबल। एक तो जस्टेबल और एक आपके अनजस्टेबल। जस्टेबल उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी को कहा ये आपके क्या होते हैं, अनजस्टेबल। लेकिन हैं दोनों के लोगों के राइट, फंडामेंटल राइट भी लोगों का अधिकार है, डीपीएसपी भी लोगों का अधिकार है। तो लोगों ने पूछा जब डीपीएसपी भी लोगों का अधिकार है तो आपने इसको अनजस्टेबल क्यों बनाया और फंडामेंटल राइट के साथ क्यों नहीं रखा? तो BN राव ने कहा कि जनाब हमारे पास में रिसोर्सिस की कमी है, हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को देखते हुए हमने इसको क्या रखा, डीपीएसपी को अलग रखा। हैं ये लोगों के अधिकारी ही, हैं ये लोगों के अधिकारी, लोगों के राइट से। बेटा इस तरह की बात अंबेडकर जी के सामने भी आई। अंबेडकर जी को कहा लोगों ने कि भाई कुछ लोग जेएनयू वाले जैसे लोग, मेनली आपके जेएनयू के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनका कहना था, कुछ प्रोफेसर वगैरह भी थे, उनका कहना ये था कि जो ये डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी जो है वो है पुण्य आत्माओं की इच्छा मात्र, यानी कि जो पुण्य आत्माएं हैं, जो प्योर हार्टेड लोग हैं, पुण्य आत्माओं की इच्छा मात्र है। मतलब कि ये सब ऐसे लिख दिया गया, अच्छी अच्छी बातें, देखो जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जेएनयू के लोग कहना ये था, मेगा देखो बेटा ये तो तुम देखो, ये तो तुम बेटा ऐसे नहीं कहते, आपको इनका नहीं पता बेटा, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की बेटा है ये, जेएनयू के बेटा कुछ इंटेलेक्चुअल ज्यादा बेटा आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल मामलों में जेएनयू का काफी नाम बेटा आता है ना, जेएनयू का नाम आता है। हालांकि अब उसको बेटा हम अलग तरीके से नजरिए से भी देखते हैं जेएनयू को, लेकिन जेएनयू का एक मेन रहा है बेटा, है ना, अच्छा रहा है, लेकिन
थोड़ा सा क्या ना कि वो बेटा कम्युनिस्ट लोगों के विचारधारा का प्रभाव वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा, कम्युनिस्टों का प्रभाव ज्यादा रहा है जेएनयू में, इस वजह से बेटा। चलिए, तो पुण्य आत्माओं की इच्छा मात्र है, यानी कि अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें कर दी गई, अच्छी अच्छी बातें रख दी गई, इनका कुछ जनता से लेना देना नहीं है, हम वेलफेयर करेंगे, लोक कल्याण करेंगे। मतलब नेहरू जी बोल रहे थे हर आदमी के आंसू पूछ दिए जाएंगे, किसी की आंखों में कोई आंसू नहीं रहने देंगे। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें बेटा कौन कर रहे थे, वो आपकी ये सब बेटा बातें कर रहे थे। ये कौन कर रहे थे, आपके जेएनयू वाले कह रहे थे कि ये अच्छे अच्छे लोगों की अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, इनका कोई मतलब नहीं है किससे, होने से या ना होने से। तो अंबेडकर जी ने कहा कि मुझे ये बताओ, जनता की अदालत बड़ी है, जनता की अदालत बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की अदालत बड़ी है। लोगों ने कहा जी भारत में लोकतंत्र है, और ये भाई डेमोक्रेसी का मर्म भी है। डेमोक्रेसी का जो मीनिंग क्या है, डेमोक्रेसी का मीनिंग यही है कि जनता सर्वोच्च है, जनता सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, कुछ नहीं। भाई जनता अगर तय कर ले, जनता के ऊपर सब कुछ होगा। भाई देश किसका है, देश कोर्ट से थोड़ी ना बना है, देश सरकार से थोड़ी बना है, देश तो लोगों से बना है। लोग अगर तय कर लेंगे, लोग अगर ये कह देंगे कि ऐसा होगा, तो फिर ऐसा ही होगा। क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या कर लेगी संसद, कुछ नहीं कर पाएगी। मेन तो जनता, और जनता के प्रतिनिधि कहां पर बैठे हैं बेटा, संसद के अंदर बैठे हैं। भाई पार्लियामेंट एक हाउस है, एक सदन है, जिसमें हम लोकसभा की बात करें तो मेनली लोकसभा। लोकसभा क्या है, लोकसभा बेटा एक हाउस है जहां पर जनता के रिप्रेजेंटेटिव जाके काम करते हैं। भाई जो काम जनता खुद नहीं कर पा रही, वो अपने प्रतिनिधियों से करवा रही है, इतना ही तो है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि संसद इज द टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी। संसद जो है वो क्या है, संविधान का या देश का बेटा क्या है, देश का मंदिर है, संसद है। भाई मैं ये कहता हूं, अंबेडकर जो बात कहना चाह रहे थे, भाई सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी जज आपके जनता के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। जनता के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे आ रहे हैं, आपके बेटा पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं। तो जो जनता, संसद जो काम करेगी वो जनता के लिए काम करेगी ना। आप देखिए संसद क्या क्या काम नहीं करी बेटा जनता के लिए। संसद जो है जनता के लिए हर काम कर रही है, हर बातें कर रही है। कैसे बातें कर रही है, भाई आपका खाना फ्री, रहना फ्री, मतलब हॉस्पिटल फ्री, एजुकेशन फ्री, क्या क्या दे, मतलब लाडली योजना, मोबाइल योजना, पता नहीं क्या क्या गवर्नमेंट बेटा दे रही है आप लोगों को, है ना। आयुष्मान योजना, एजुकेशन की बात करें, सबकी बात करें, एवरीथिंग प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। बोलो हाँ कि ना, कि सब कुछ प्रोवाइड जो हो रहा है बेटा किसके थ्रू हो रहा है, बाय द गवर्नमेंट हो रहा है, फॉर द पीपल हो रहा है, बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो देखा जाए तो जो काम गवर्नमेंट कर रही है, जो संसद काम कर रही है, वो काम तो डीपीएसपी के थ्रू ही कर रही है ना। क्योंकि डीपीएसपी ही बेटा क्या दिया गया है, पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को दिया गया है कि तुम्हें इसके थ्रू क्या करना है, जनता का कल्याण करना है, जनता का वेलफेयर करना है। अब बेटा जब फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स भी प्रैक्टिकल हम बात करें, मतलब बेटा समझ वाली बात है जो अम्बेडकर जिस बात को बोल रहे थे। एक गरीब व्यक्ति, भाई वेलफेयर करना किसका है, मुकेश अंबानी का, अडानी का, या एक गरीब व्यक्ति का, बताइए। वेलफेयर किसका करना है, एक गरीब व्यक्ति का करना है या एक ताकतवर अमीर व्यक्ति का करना है, जाहिर सी बात है गरीब व्यक्ति का करना है। अब गरीब व्यक्ति को बेटा मतलब है फंडामेंटल राइट से। अगर एक गरीब व्यक्ति का बोलने का अधिकार उसको बोलने ना दिया जाए, तो क्या करेगा वो जाएगा आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कि जी मुझे बोलने से रोक दिया। अगर किसी भी व्यक्ति ने उसको बेटा तंग किया, परेशान किया, मान लो उसको स्लैप कर दिया, उसको धमका दिया, उसको मार दिया, क्या उसके पास इतनी ताकत है कि जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, बोले कि मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे छीन गया? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। फंडामेंटल राइट तो बेटा है उन लोगों के लिए जो रिच पर्सन है, अमीर पर्सन है, बेटा वो जाएंगे फंडामेंटल राइट की डिमांड करने के लिए, हाँ कि ना। अब देखा जाए तो बेटा जो फंडामेंटल राइट है वो है बेटा पुण्य आत्माओं की इच्छा मात्र, कि लोगों को दे तो दिए गए,
भाई मैं तो आज तक फंडामेंटल राइट के लिए जाके डिमांड नहीं किया, मैं तो आज तक बेटा सुप्रीम कोर्ट में डिमांड नहीं किया। और मेरे साथ भी बेटा बहुत सारे, मैं मानता हूँ कि हुए हैं, इनजस्टिस हुए हैं, आपके साथ भी बेटा बहुत सारा हुआ होगा, चाहे वो लोगों ने परेशान किया हो या बेटा पुलिस वालों ने परेशान किया हो, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। हर एक के जीवन में बेटा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कभी ना कभी आई होंगी, और आपको लगा होगा कि कहाँ है संविधान, कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन। आप पुलिस वालों से बात करो कि मेरा बोलने का अधिकार, पुलिस वाला क्या फालतू बात नहीं करते हैं। दिल्ली जैसे सिटी में रहकर तो बेटा एक बार को मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, चलो पुलिस वुलिस सोचती है, समझती है, क्योंकि उसको पता है कि दिल्ली में लोग रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट यही है, बंदा चला जाएगा। लेकिन एक ठेठ गांव में बैठा व्यक्ति, बहुत दूर बेटा गांव में बैठा हो, मान लो कोई केरल में बैठा हो, तमिलनाडु में बैठा हो, वहां से सुप्रीम कोर्ट आ पाएगा? दिल्ली के व्यक्ति का क्या है, दिल्ली का व्यक्ति बेटा कभी चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, की याचिका लगेगी, फिर जाके अपील कर लेगा, जाने में कितना, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना। बेटा जिनको पता है, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, उनके लिए टफ है बेटा मौलिक अधिकार की मांग करना, मौलिक अधिकार के लिए आना। लेकिन बेटा जब सरकार योजना बनाती है, सरकार जब प्लानिंग करती है, तो बेटा जब सरकार ने कहा फ्री में राशन देंगे, तो बेटा वो तो सभी के पास जा रहा है, चाहे कोई केरल में बैठा है, चाहे कोई कश्मीर में बैठा है, चाहे गुजरात में बैठा है, चाहे अरुणाचल प्रदेश में बैठा है। बोलो हाँ कि ना। तो मेन क्या हुए, मेन डीपीएसपी हुए या फंडामेंटल राइट्स हुए? तो अम्बेडकर जी का कहना ये था कि भाई डीपीएसपी का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर देखा जाए तो इतना फंडामेंटल राइट्स का नहीं है। लेकिन ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट को उनका रक्षक बनाया है, सिक्योरिटी गार्ड बनाया है, लेकिन मेनली तो डीपीएसपी है ना। अब बेटा डीपीएसपी, यही बेटा डिबेट थी, यही डिस्प्यूट था, और यही बेटा बात शुरू होती है। अब बात शुरू करें, आप समझ में आया बेटा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट। सरकार जितनी भी नीतियां बनाती हैं, जितनी भी पॉलिसी बनाती है, बाय द डीपीएसपी। ओके, तो गवर्नमेंट बेटा क्या काम करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, डीपीएसपी के थ्रू काम करेगी। अब होता बेटा क्या है कि जब गवर्नमेंट काम करेगी तो हो सकता है किसी एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट बीच में आ जाए डीपीएसपी का काम करते समय। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, भाई पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार बेटा क्या था, एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। बोलो हाँ या ना। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट, बट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको बेटा क्या कर दिया गया, बाद में तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स बनाया गया, बट बिफोर इट प्रॉपर्टी राइट इज ए फंडामेंटल राइट। अब मान लीजिए बेटा सरकार को, मैं छोटा सा एग्जाम्पल समझने के लिए, आपकी समझदारी के लिए बन रहा हूँ, एक सड़क है बेटा, सड़क बहुत ही संकरी है, मतलब काफी नैरो नैरो रोड है बेटा, इतनी नैरो रोड है कि उसमें से बेटा गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी नहीं निकल सकती। हालांकि कई बार होता है, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जो नैरो रोड होती है उसमें से बेटा कार निकलवा दें, ट्रक निकलवा दें, है ना, कुछ भी निकलवा दें, उनका बस चले बेटा कुछ भी कर दें। तो होता है बेटा, वो सब होता है, नेचुरल होता है। लेकिन आप देखिए ना बेटा, बहुत सी रोड्स होती हैं, जैसे मैं दिल्ली में बात करूं, यहाँ दिल्ली में बेटा एक दरियागंज जगह है, दरियागंज। तो कभी आप दरियागंज चले जाओ तो बेटा वहाँ स्कूटी बाइक निकलने में दिक्कत हो जाए, तो ऐसी रोड है। अब बेटा से क्या, ट्रैफिक में इशू आ रहे हैं, ट्रैफिक में इशू आ रहे हैं, जाम लग जाते हैं, लंबे लंबे जाम लगे पड़े हैं, 3-3 4-4 5-5 घंटा। क्लियर। तो सड़क बेटा सरकार क्या करती है, काम करते हैं, इन सड़कों को हम चौड़ा करते हैं, करते हैं ना बेटा, तो चौड़ी करनी है सड़क को। अब सड़क बेटा जब चौड़ी होगी तो जाहिर सी बात है आसपास की जमीन का अधिग्रहण करना होगा, जमीन को ऑक्युपाइड करना होगा। इतनी छोटी रोड कैसे, अरे शिवांगी बेटा आप आई नहीं है ना, कभी बेटा आप जाएंगे ना, यहाँ पे दिल्ली में बेटा जो चांदनी चौक वाला एरिया है, तो वहां बेटा जाइए अंदर गलियों में, वहां इतनी रोड है कि वहां पैदल चलते हुए दो लोग आपस में टकरा के चलेंगे, इतनी संकरी रोड है बेटा। पुरानी रोड बेटा ऐसी हुआ करती थी, पुराने टाइम का जो पुराना जो भी सिटी होगी तो वहां बेटा ऐसी रोड होगी। जो नई सिटीज बनती है बेटा वो आपकी बड़ी रोड बनती है, पुराने सिटीज हमेशा ऐसे बनते हैं। भाई पहले गाड़ी वाड़ी थोड़ी ना होती थी लोगों के पास में, पैदल ले आने जाना होता था, ज्यादा घोड़े पे जाया करते थे, रथ वगैरह हो गए, वो कितने लोगों के पास हुआ करते थे। तो ये सब बेटा पहले की चीज ऐसी होती। चलिए आइए अब छोड़िए इस बात को, उसमें बेटा मेरी बात फोकस कीजिए। तो बेटा सड़क को चौड़ी करना है।
अब सड़क को चौड़ी करने के बेटा क्या करना पड़ेगा, जो आसपास की जमीन है उसका अधिग्रहण करना होगा, उसको आपको ऑक्युपाइड करना होगा। अब जब आप जमीन को बेटा अधिग्रहण करेंगे, जब आप जमीन का ऑक्यूपेशन करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, लोगों की जमीन लेनी पड़ेगी। अब कोई एक व्यक्ति अड़ जाए कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, कोई एक व्यक्ति अड़ जाए तो मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा कि मेरे पुरखों की जमीन है, मेरा संपत्ति का अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, या तो बेटा वहां से फ्लाईओवर लेकर जाए, वो उस व्यक्ति से भी अड़ गया कि मेरे जमीन के ऊपर से फ्लाईओवर कैसे निकाल दिया, मुझे तो अपनी जमीन पर क्या करना है, टावर लगाना है, मुझे तो 4 मंजिला बनाना है, 5 मंजिला बना रहा है, कैसे आपने फ्लाईओवर निकाल दिया। दूसरा तरीका बेटा क्या है कि रोड को फिर टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा कि भाई कोई तैयार नहीं हुआ तो क्या करेगा आदमी, कि जो रोड थी उसको बेटा जैसे सीधा जाना था उसको ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बेटा जितने भी टेढ़े मेढ़े रोड हो रखे हैं ना, जितने टेढ़े मेढ़े रोड हो रखे हैं, इनका एक कारण ये भी था बेटा कि लोगों ने जमीन का अधिग्रहण नहीं करने देते थे, तो सरकार को बेटा क्या करना पड़ा, जो रोड ऐसे बन सकती थी लेकिन ये मिस्टर एक्स अड़ गया कि नहीं करूंगा, तो सरकार को बेटा क्या करना पड़ा, रोड को ऐसे निकालना पड़ गया, लंबा हो गया डिस्टेंस। तो देखा जाए अब रोड बनी गई तो रोड बनने से किसको लाभ होगा, रोड बनने से लाभ होगा जो यहाँ के सब लोकल निवासी हैं, उनको तो लाभ होगा ही होगा, और बेटा जो और बाहर के लोग भी आएंगे जाएंगे उनके लिए भी लाभ होगा, बेनिफिशियल होगा, बोलो हाँ या ना, सभी को लाभ होगा, बोलो बच्चों हाँ कि ना। सभी को बेटा बेनिफिट होगा, सभी को बेटा लाभ होगा, सभी को बेटा से क्या बेनिफिट होने वाला है, सभी को लाभ होने वाला है। लेकिन क्या था बेटा, वो लोग दिक्कत करने लगे। तो मोटी सी बात ये है कि सरकार जब काम करती है तो कई बार फंडामेंटल राइट बेटा बीच में आ सकते हैं, फंडामेंटल राइट क्या कर सकते हैं, बाधा बना सकते हैं। जैसे एक तो उदाहरण बेटा मैंने ये दिया, दूसरा उदाहरण आप आज का देख लो, आपने कहा जी मेरा मन कर रहा है आज सड़क पे घूमने का, आपने अपना स्कूटी उठाई, बाइक उठाई और लगे आप लहरिया बना के बेटा सड़क पे चलाने के लिए, आपने कहा मेरा मन कर रहा है आज उड़ने का, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, है ना, परी बनी उड़ी फिरूं, वो ऐसा मन कर रहा है मेरा, आप चलाने लगे। और बेटा आपकी आजादी भाई, हो सकता है मन, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन बेटा ये इस तरह का मन क्या करेगा, ट्रैफिक में और लोगों को दिक्कत करेगा, और लोगों के लिए इशू बनाएगा, बोलो हाँ है ना, और लोगों को दिक्कत करेगा। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, आपकी उस फंडामेंटल राइट पर अंकुश लगाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे औरों के अधिकार, औरों की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, बोलो हाँ या ना। तो बेटा समझ में आया आपका डीपीएसपी क्यों महत्वपूर्ण हुई, तो गवर्नमेंट जब काम करती है डीपीएसपी के थ्रू, वो पूरे एक समुदाय के लिए, एक कम्युनिटी के लिए बेटा कार्य करती है, एक समुदाय के लिए कार्य करती है। लेकिन बेटा क्या है कि यहीं पर फंडामेंटल राइट सभी लोगों को मिले हैं, इंडिविजुअल मुझे मिले हैं, अनुराग आपको मिले हैं, हरि प्रकाश आपको मिले हैं, अंशिक आपको मिले हैं, दानिश को मिले हैं, सबको मिले हैं बेटा, बोलो हाँ या ना। हम सभी को बेटा क्या है, ये सारे राइट्स मिले हैं। अब मान लीजिए बेटा किसी व्यक्ति को ऐसे घूमने से रोक दिया जाए, किसी व्यक्ति की संपत्ति रोक ली जाए, सरकार के हम तुम्हारी संपत्ति लेंगे जबरदस्ती, वो भी बोलेगा जी मेरा फंडामेंटल राइट, सरकार ने कहा कोई फंडामेंटल राइट नहीं, हम तुम्हारी संपत्ति तुमसे छीन रहे हैं, हम तुमसे तुम्हारी संपत्ति क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, हम तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो होगा क्या बेटा, वो व्यक्ति कहां पर जाएगा बेटा, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट इज द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि जो बेटा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट, रक्षक है। तो सुप्रीम कोर्ट बेटा फंडामेंटल राइट की रक्षा करेगा, तो यही बेटा क्या होगा, विवाद होगा। विवाद किस बात का होगा, सरकार करना चाहेगी पूरे समुदाय के कल्याण की बात, लेकिन बेटा सुप्रीम कोर्ट समुदाय के कल्याण की नहीं, वो इंडिविजुअल के राइट्स की बात करेगा, और ये बेटा झगड़ा शुरू होगा। सबसे पहला बेटा विवाद कब आया, विवाद कब आया, जब बेटा मद्रास सरकार, क्योंकि आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 बी, बेटा इस आर्टिकल को तो याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 39 बी, 39 सी, बेटा मैं समय की परवाह किए बगैर पढ़ा रहा हूं। बेटा दानिश मैं फिर बोल रहा हूं,
अगर बेटा सभी के कल्याण को सुनिश्चित करना है तो फंडामेंटल राइट पर अंकुश जरूरी है या नहीं? बताइए, आप बताइए, खुद बताइए मेगा। फंडामेंटल राइट पर अंकुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बेटा जब लोगों को ये कहा गया कि हमको बेटा क्या करना है, सामाजिक न्याय करना है, सोशल जस्टिस करना है। स्थिति बेटा ये थी 1950s की हम बात करें, 5%, लगभग 5% लोग ऐसे थे जिनके पास भारत की सारी भूमि का कंट्रोल था, और 95% के पास बेटा नहीं थी जमीनें। यहाँ बेटा ऐसे ऐसे लोग थे 5% में जिनके पास 2-2 हजार बीघा जमीन, 1800, 1700 बीघा जमीन। बात समझे बेटा, बीघा जमीन। अब बेटा 1700 बीघा जमीन, 1800 बीघा जमीन, 2000 बीघा जमीन, ये बेटा कम नहीं होती बेटा। गाँव में जाके पूछो किसी के पास, अगर आज की तारीख में 30 बीघा जमीन भी है ना बेटा, वो अच्छे से अपने परिवार को लालन पालन पोषण कर सकता है 30 बीघा जमीन में। मेरी तरफ तो खास तौर से, मैं राजस्थान की बात नहीं करता और स्टेट्स की बात नहीं करता, लेकिन मेरे स्टेट में एक अच्छा बेटा क्या है कि आपका प्रोडक्शन अच्छा होता है, एक अच्छी फर्टिलाइज लैंड है, तो वहां बेटा अच्छा 30 बीघे में अच्छे से व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है। अब सोचो बेटा 2000 बीघा जमीन जिसके पास होगी वो क्या होगा, इज लाइक ए किंग। अब बेटा सरकार क्या कह रही है, नेहरू क्या कह रहे हैं कि हम एक एक व्यक्ति के आंसू पूछ देंगे। आप देखो बेटा, तुम कह रहे हो ना 175 बीघा, बेटा 175 बीघा समझ रही हो, ही इज द किंग, राजा है आज की तारीख में। कोई 175 बीघा जमीन है तो ठीक है बेटा, 175 बीघा जमीन का मतलब है कि ही इज किंग, अरबपति आदमी है वो। ठीक है ना बेटा, ही इज किंग। 1 बीघा जमीन की बेटा कीमत, अगर ठीक ठाक जगह हो तो, मतलब गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, शहरों की तो बात छोड़ दो, यहाँ तो मिलेगा नहीं 1 बीघा जमीन। अगर हम गाँवों की बात करें, थोड़ा ठीक सा गाँव हो तो 1-1 करोड़ का है बेटा, 1-1 बीघा, ज्यादा का ही। मेरे गांव में तो 2-2, मतलब जहाँ का मैं हूँ, 2-2 ढाई-ढाई करोड़ है बेटा 1 बीघे की जमीन की कीमत। चलिए ठीक है बेटा। अब बेटा गांधी जी कह रहे हैं कि हम दूध दही की नदियां बहा देंगे, एक कह रहा है झील की दही बना देंगे, दही की झील बना देंगे। नेहरू जी कह रहे हैं एक एक व्यक्ति के आंखों से आंसू पूछ देंगे, कोई गरीबी नहीं रहेगी। मतलब उसमें गाना चला था एक, कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, कि सबको खाना मिलेगा भरपेट, और जो व्यक्ति की सामान्य डिजायर्स है वो सब पूरी होंगी, चांद मिलेगा। मतलब इस तरह के बेटा गाने उस समय चला करते थे। अब भाई इतनी बड़ी बातें बोली गई, उसके लिए बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया गया था, वो आर्टिकल दिया गया डीपीएसपी का आर्टिकल 39, और 39 में बेटा दो आर्टिकल 39B, 39C, ये दोनों आर्टिकल बेटा सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और ध्यान रखिए, मैंने आपको सामाजिक न्याय का मतलब केवल ये नहीं कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक न्याय का मतलब है कि आपका सामाजिक सोशल जस्टिस भी होगा, इकोनॉमिकल जस्टिस भी होगा, और राजनीतिक जस्टिस भी होगा। मतलब समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, on the basis of caste, on the basis of sex, on the basis of place of birth, on the basis of race, ये तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं होगा, बल्कि इकोनॉमिकली भी क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अमीर गरीब की इतनी बड़ी खाई नहीं होगी कि एक व्यक्ति खा रहा है सुबह शाम केक, और एक को 2 वक्त की सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। एक व्यक्ति को बेटा चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का, किसी भी पद को हासिल करने का अधिकार है, और एक व्यक्ति वोट तक नहीं दे सकता। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा समाज में, किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दैट इज द रियल मीन ऑफ द सोशल जस्टिस। तो बेटा इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया, आर्टिकल 39B, 39C। 39B ये कहता है कि राज्य के जो संसाधन हैं, राज्य के जो रिसोर्सेज हैं, राज्य के जो संसाधन हैं, वो सभी में इक्वली बेटा क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, समान रूप से वितरित होने चाहिए।
समान रूप से वितरित होने चाहिए। समान रूप से बेटा क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। बोलो हाँ या ना। वो बेटा 39C ये कह रहा है, 39C बेटा ये कह रहा है, 39C की अगर हम बात करें कि संपत्ति यानी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो संसाधन है, उनका बेटा क्या नहीं होना चाहिए? संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। उनका बेटा क्या? संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि उनका बेटा सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उनका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, है ना। उनका बेटा क्या? सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, आपका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सारी प्रॉपर्टी एक जगह हो जाए, जैसे मान लीजिए अंबानी बन जाए खूब सारे, अडानी बन जाए खूब सारे, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी। आप सोचिए बेटा 25 लाख का तो महीने का बिजली का बिल दे रहा है वो बंदा। जो मुकेश अंबानी है उनके बेटा महीने का बिजली का बिल 25 लाख रुपया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता 25 लाख में क्या जलाते हैं वो घर के अंदर, क्या होता होगा। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं भाई, मैं तो समझ नहीं पाता। 25 लाख सुन के अजीब सा, मतलब अजीब, पता है समझ में नहीं आता क्या होता है। हाँ कि ना। यहाँ बेटा 25 लाख में मिडिल क्लास का, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके सपनों का घर बन जाता है बेटा। जनरली भाई 2 ढाई 3 हजार 4 हजार, ज्यादा गर्मी के दिन चल रहे हैं तो 5 हजार तक का बिल आ गया, और कितना बिल आएगा? आगे नहीं भाई, सुबह शाम इसे चला रखा है टाइम, तो कितना 4 5 हजार का बिल आ गया। एक फैमिली है तो, अकेला बंदा है 2 ढाई हजार का बिल आ गया, इतना और कितना बिल आएगा, है नहीं। लेकिन मेरा 25 लाख का बिल, तो ये संकेंद्रण तो रखा है ना, तो बेटा ये संकेंद्रण ना होने दे। तो बेटा ये जो डीपीएसपी है 39B और 39C, ये बेटा सेंटर को भी मिला है, क्योंकि डीपीएसपी से तो बेटा क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बेटा कानून बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, डिसीजन लेती है, और बेटा आपका स्टेट गवर्नमेंट भी बेटा क्या करती है, कानून बनाती है। तो हुआ ये बेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, खासतौर से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बेटा कानून बनाना शुरू कर दिए। क्या कानून बनाना शुरू कर दिए? जैसे लैंड रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए। जिनके पास 2000 बीघा जमीन थी, उनकी जमीन छीन ली, कहा कि अब तुम्हारी जमीन ये नहीं है, ये जमीन अब राज्य की हो गई, क्योंकि राज्य का संसाधन है, राज्य का रिसोर्सिस है। अब सही बात देखो बेटा, क्या होता है ना, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी तो जिसको बेटा मैं खुद अर्जित करता हूँ, जिसको हम स्वयं अर्जित करते हैं, है ना, अपनी लेबर से, अपने इस जीवन काल के अंदर। एक होता है बेटा दादा पुरखों की जमीन है, दादा पुरखों की जमीन है, दादाओं की, पुरखों की, मतलब पता ही नहीं किसकी जमीन है, मतलब कब की जमीन हमारे पास में। तो भाई इसमें तो आपका कोई श्रम नहीं लगा है ना, इसमें तो आपका कोई लेबर नहीं लगा है। और आपने बेटा इकट्ठी कर रखी है कितना, 2000 बीघा जमीन। ये 2000 बीघा जमीन बेटा अपने लेबर से अर्जित करना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति अपने जीवन काल में बेटा एक घर बना ले, एक फार्म हाउस बना ले, बेटा ये भी बहुत बड़ी बात होती है नहीं। मतलब एक फार्म हाउस क्या है, एक 500 गज का भी, 1000 1 बीघे का भी अगर जमीन लेके बेटा फार्म हाउस टाइप का बना ले, तो बहुत बड़ी बात है अपनी मेहनत से, कायदे से। नहीं तो बेटा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होगा, एक 2 BHK फ्लैट ही बना दे तो बेटा बहुत बड़ी बात है। हाँ कि ना। ईमानदार आदमी होगा तो, मतलब बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाला होगा, तो वो बेटा। अब बहुत ही भाई चलो स्मार्ट है, प्रोफेशनल कोई काम कर रहा है, तो चलो बना लिया, कोई बिजनेसमैन है। अब मुकेश अंबानी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ बेटा, है ना। मैं मुकेश अंबानी की बेटा बात नहीं कर रहा हूँ। शिवांगी बेटा ऐसे ख्याल मत रखो, अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हो तो, है ना। जो अब ये बेटा ख्याल आपने बताया, एक आईएएस अधिकारी, ईमानदार आईएएस अधिकारी बनोगे बेटा, तो बेटा एक सिंपल सी गाड़ी बलेनो वलेनो ले पाओगे, और 2 BHK फ्लैट ही ले पाओगे बेटा। सैलरी इतनी नहीं होती कि आप इतना कर लेंगे। हाँ अगर आप भ्रष्ट बनेंगे तो बेटा ये भी हो सकता है। एक आईएएस थे अनंत प्रताप सिंह, जब वो पकड़े गए बेटा, तो जब वो पूरा पकड़ा गया, तो उनके करप्शन इतना ज्यादा था कि बेटा अनलिमिटेड करप्शन, मतलब वो बता नहीं पाते मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी उस बंदे के पास थी। चलिए, तो बेटा ये आपने इस कंटेंट को समझा। अब बेटा होता क्या है कि राज्य सरकारें क्या करती हैं, 39B 39C को आधार बनाकर बेटा क्या करती हैं, बहुत सारे लॉ पास करना शुरू कर देती हैं। एक तो बेटा मैटर ये था, पहला बेटा मैटर और एक तो मैटर क्या हुआ कि 39B और 39C को बेस बनाकर राज्य सरकारें बेटा क्या करने लगी, जमींदारी उन्मूलन करने लगी। यानी कि जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था का, जमींदारी
उन्मूलन बेटा शुरू किया। पहला बेटा मैटर ये था। दूसरा मैटर बेटा क्या था, एक केस और आया था। वो केस क्या था बेटा, मद्रास सरकार जो थी, मद्रास सरकार ने बेटा क्या किया था कि जो विद्यालय वगैरह है, स्कूल वगैरह, जो मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज बेटा उसमें हुआ करता वहां पर, मेडिकल कॉलेज के अंदर आरक्षण लागू कर दिया था, रिजर्वेशन बेटा लागू कर दिया था, है ना। आरक्षण बेटा लागू कर दिया था जाति के आधार पर, आरक्षण जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। अब बेटा क्या था, जो मद्रास सरकार का ये डिसीजन था, इस डिसीजन को बेटा चुनौती दी गई थी। ध्यान समझिए बेटा, इस डिसीजन को चुनौती दी गई थी। एक तो मैटर ये हुआ, फिर बेटा मैटर ये हुआ। अब मैं बेटा शंकरी प्रसाद फिर गोलकनाथ केस पे आऊंगा, पहले इसको समझिएगा। तो जब बेटा ये जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या क्या आरक्षण लागू किया, सरकार का कहना यह था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 46 हमें मिला है, और 46 ये कहता है कि जो वंचित है, यानी कि जो आपके वेरिएबल सेक्शंस हैं, यानी कि आपके जो बेटा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, SC ST, इन सब के बेटा एजुकेशन के लिए हम रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो बेटा इस वाले डिसीजन को जो मद्रास सरकार ने लिया था, इसको चैलेंज किया गया चंपाकम केस के अंदर। चंपाकम केस के अंदर, चंपाकम केस के अंदर चंपाकम दोराई राजन ने बेटा क्या बोला, चंपाकम दोराई राजन ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) और भारत के संविधान का अनुच्छेद 29(2), बेटा अच्छे से समझना है या शॉर्ट में बता दूं सब चीजें? ये चीजें बेटा अच्छे से समझनी है या शॉर्ट में बता दूं? अच्छे से समझना है ना, टाइम की तो कोई लिमिट है ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर चीजों को बेटा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो बेटा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, पूरा अच्छे से जानेंगे बेटा, जल्दीबाजी नहीं करना। स्पेशल क्लासेस हैं तो मुझे भी टाइम की कोई बाउंड्रेशन मेरे ऊपर नहीं है, अच्छे से करेंगे बेटा, है ना। तो ये उन्होंने कहा कि चंपाकम केस में कहा गया कि जब 1951 बेटा एक केस गया कि जो ये 15(1) है और 29(2) है, ये दोनों बोलते हैं कि जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। चंपाकम बेटा सरकार ने कहा कि जी हमको तो अनुच्छेद 46 मिला है, आर्टिकल 46 मिला है, जिसके थ्रू हमने क्या किया है, रिजर्वेशन किया है, SC ST को क्या किया, आरक्षण दिया है। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, सरकार ने बेटा DPSP को बेस बनाया, आर्टिकल 46 इन DPSP, और बेटा जो अपील करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को बेस बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंपाकम दोराई राजन यू आर राइट, फंडामेंटल राइट कहता है, फंडामेंटल राइट ये कहता है उस पर फोकस किया जाएगा, ना कि जो DPSP कहता है। फंडामेंटल राइट बड़े हैं, फंडामेंटल राइट प्राथमिक है, ना कि सरकार के द्वारा किया गया कार्य। तो यू आर राइट, फंडामेंटल राइट प्राथमिक है। अब भाई मद्रास सरकार ने ये स्टेप लिया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, चंपाकम की बात को मान लिया गया। मद्रास सरकार ने बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की कि जनाब हम सोशल जस्टिस कैसे करेंगे, सोशल जस्टिस कैसे करेंगे, और जाति के आधार पर ही सोशल जस्टिस हो सकता है भारत में, क्योंकि जातिगत आधार पर ही पिछड़ापन है, आर्थिक आधार पर बेटा देखो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ ये माना गया है कि जो सोशली बेटा क्या होगा, बैकवर्ड होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड होगा, और बेटा उसका सामाजिक रेपुटेशन क्या होगा, वो भी क्या होगा बेटा, डाउन होंगे। तो जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा होगा ही होगा, ये गारंटीड है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि जो सामाजिक रूप से अगड़ा है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसको फिर भी बेटा एक सोशल स्टेटस प्राप्त होता है, और फिर भी बेटा उसकी आजीविका चल सकती है। जैसे मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, अब बेटा ब्राह्मण व्यक्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर है हो सकता है, लेकिन सोशल स्टेटस उसका बेटा पूरा पूरा दमदार है। मतलब मैं आप देखेंगे गांव देहात में कि अगर कोई ब्राह्मण है और गरीब भी है तो भी बेटा सोसाइटी में उसकी स्वीकृति स्वीकृति है, मतलब उसकी स्वीकार्यता है,
एक्सेप्टेंस है उसकी या नहीं, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे बेटा। उनको घर में बुलाया जाएगा, उनको बिठाया जाएगा, है ना, बिल्कुल अच्छे से मान सम्मान होगा, घर बुला के भोजन भी कराएंगे लोग। लेकिन अगर कोई SC ST कम्युनिटी से है, और डेफिनेटली जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, उनके साथ बेटा ऐसा व्यवहार नहीं होगा। तो आर्थिक रूप से पिछड़ापन भी तो इसलिए माना गया कि जातिगत आधार पर ही आरक्षण दिया जाए, क्योंकि यही एक वो आधार है जो अम्बेडकर जी ने कहा था। अम्बेडकर का कहना था कि भाई आपने हमें सामाजिक रूप से पिछड़ा रखा, इस वजह से हम आर्थिक रूप से पिछड़े हो गए। तो अम्बेडकर जी की दलील को जो आपका फॉरवर्ड कम्युनिटी है, यानी कि जो आपकी अगड़ी कम्युनिटी है, उसने बेटा स्वीकार किया अम्बेडकर जी के कमिटमेंट को, की बात सही है। भाई आप सोचें, बेटा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, पूरी मेरी बात सुनो, मैं कहाँ पर बेटा देखो क्या, लिसन मी केयरफुली बेटा। वो मैं बताया, मैं आगे की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं इससे आगे चल रहा हूँ, मैं इससे आगे चल रहा हूँ, बात को समझो। अंबेडकर जी ने कहा कि भाई जातिगत आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए, सही बात उन्होंने कही। और समझो बेटा, मेरी बात की बात को समझो, कि जो बेटा हमारा अगड़ा समाज है, जिसको आप फॉरवर्ड क्लासेस बोलते हैं, संविधान सभा के अंदर तो हर कम्युनिटी के लोग थे, पिछड़ी जाति के भी थे, अगड़ी जाति के भी थे, यानी कि बैकवर्ड के भी थे और फॉरवर्ड क्लासेस के भी थे। तो फॉरवर्ड क्लासेस ने इस बात को समझा ना कि हाँ भाई बात सही है, कि अन्याय हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, तो आरक्षण मिलना चाहिए। अगर बेटा फॉरवर्ड क्लासेस इस बात को नहीं स्वीकार करते, तो बेटा क्या आरक्षण लागू हो पाता? देखिए विरोध रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि संविधान सभा में जितने निर्णय लिए गए, वो सब बेटा क्या थे, कॉमन कंसर्न से थे। लोग तो भी विरोध करते हैं, लेकिन आप फिर भी देखेंगे आरक्षण को लेकर उस तरह का विरोध नहीं कि होना ही चाहिए। भाई कभी किसी भी कालखंड में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको गलत मानने में दिक्कत क्या है? अगर गलत हुआ है तो उसको गलत मानने में दिक्कत क्या है? और उसको सुधार भी होना चाहिए, ठीक भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये दलील दें कि उस कालखंड में ये हुआ था, उस कालखंड में ये हुआ था, तो ये दलील बेटा सही नहीं है ना। अगर अनजस्टिस हुआ है, उस अनजस्टिस की वजह से आज व्यक्ति पिछड़ा है, बैक में है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो बेटा उसका जस्टिस होना चाहिए, चाहे वो 400 साल पहले हुआ हो, चाहे वो 800 साल पहले हुआ हो, चाहे वो 2000 साल पहले हुआ हो। बोलो हाँ कि ना? उसके पिछड़ेपन में बेटा क्या है, आज की स्थिति शामिल है ना। अम्बेडकर जी की दलील थी, और ये दलील को बेटा संविधान सभा में सबने स्वीकार किया। ऐसा तो है नहीं कि भाई संविधान सभा के अंदर सब पिछड़े वर्ग से लोग थे, अगड़े भी थे। संविधान सभा तो बेटा सभी समुदायों की प्रतिनिधि सभा थी, रिप्रेजेंटेटिव हाउस था। तो मेरा सिंपल सा कहना ये है कि अगर कभी भी किसी भी कालखंड में कोई गलत हुआ है, तो उसको गलत स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुधार किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए कि जो हुआ सो हुआ, अब हम इसको ठीक कर देते हैं। इससे बेटा क्या बनती है, हारमोनी बनती है। कोई नहीं कि जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो, आज की बात करो, बेटा ऐसा कभी नहीं बात बनेगी। पीस एंड हारमोनी तभी होगी कि अगर कभी हुआ है गलती तो उसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बोलो हाँ कि नहीं? मेरी बात समझ में आई? तो बेटा ये बात दलील दी सरकार ने, मद्रास सरकार ने कहा जी जाति के आधार पर ही होगा। नेहरू जी ने कहा टेंशन मत लो, डोंट टेक टेंशन। इसके अलावा बेटा क्या था, इधर ये भी बेटा मामला आ रहा था, बार बार जो राज्य सरकारें कर रही थी बेटा, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर रही थी। ये जो जमींदार थे बेटा, ये जाके कोर्ट में केस कर रहे थे, दो मैटर हो गए। एक तो ये हुआ मद्रास सरकार वाला मैटर, एक बेटा जो राज्य सरकारें क्या कर रही थी, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर रही थी, कि हमको जमींदारी व्यवस्था क्या करनी, खत्म करनी, जमींदारी व्यवस्था खत्म करनी है। कानून ला रही थी, कानून ला रही थी। अब बेटा जिनकी जमीनें जा रही थी, ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे बार बार। सुप्रीम कोर्ट कि जी हमारी जमीन छीन ली, हमारी जमीन ले ली, हमारा ये ले लिया, हमारा भूमि ले ली, हमारा फैक्ट्री ले ली, हमारी माइंस ले ली, हमारी कंपनी ले ली सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट बचाओ, सुप्रीम कोर्ट बचाओ। तो हुआ क्या था बेटा, सरकारें तंग आ रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तंग आ रही थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, और बेटा राज्य सरकार भी तंग आ रही थी। तो नेहरू जी ने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम एक काम कर देते हैं। क्या काम कर देते हैं? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देते हैं बेटा। तो इन वजह से बेटा क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 किया गया। अंडरस्टूड बेटा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। जब बेटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें बेटा एक तो जोड़ा गया आर्टिकल 15(4), और 15(4) में क्या कहा गया कि राज्य अगर चाहे तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट
वो रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। तो आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया बेटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, पहली बात। दूसरा बेटा आर्टिकल 31A जोड़ा गया, जिसमें एक आ गया कि राज्यों को लैंड रिफॉर्म का, भूमि सुधार करने का पूरा राइट है। स्टेट हैव टू राइट टू लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार का अधिकार है, राइट से। ये बेटा जोड़ा गया नंबर 2 बात फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। नंबर 3 बेटा बात जोड़ी गई आर्टिकल 31B जोड़ा गया, जिसमें बेटा शेड्यूल 9 को जोड़ा गया। और शेड्यूल 9 में क्या बोला गया कि जो भी विषय शेड्यूल 9 में डाल दिया जाएगा लैंड रिफॉर्म को लेकर, लैंड रिफॉर्म को लेकर जो भी विषय डाल दिया जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू बेटा नहीं होगा। 39B में बेटा ये बात मेंशन कर दी गई, ये बात बेटा जोड़ दी गई। क्यों किया गया? राज्यों को बेटा दे दिया गया 31 ने कि आप जो चाहे लैंड रिफॉर्म करो और लैंड रिफॉर्म के कानून बनाओ, और कानून बना बनाकर क्या करो, हमें भेजो, हम उन सब कानून को शेड्यूल 9 में डाल देंगे। और जैसे ही शेड्यूल 9 में डाल देंगे तो क्या होगा बेटा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि न्यायपालिका के पास जाने का अधिकार नहीं होगा। जमींदारी व्यवस्था खत्म करो, लोगों की जमीनें जो फालतू की बना रखी है वो वापस लो उनसे, और उसके लिए वो बार बार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये काम हम खत्म कर देते हैं। ये काम कर दिएगा बेटा। अब बेटा एक चीज में और जोड़ी गई, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर भी जोड़ा गया। अब बेटा क्या था, जिनकी संपत्ति ली गई थी, भाई वो बड़े पैसे वाले लोग थे, बड़े ताकतवर लोग थे, उन्होंने बेटा क्या किया, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, ये तो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा, हम देश से अलग हो जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि बोलने का अधिकार दिया गया था, राइट टू स्पीच दिया गया था, पैसे वाले लोग थे। तो इस पर भी बेटा क्या किया गया, अंकुश लगाया गया इस आर्टिकल, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। कहा देखो भाई बोलने का अधिकार है, लेकिन प्रतिबंधों के तहत आर्टिकल 19(2) क्या प्रतिबंध होगा कि आप देश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप देश की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप देश के खिलाफ अगर सरकार कुछ कर रही है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। इससे बड़ा बेटा बातें लिखी गई। ये बेटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। 4 बातें मेन थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ये जो बेटा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसको बेटा चुनौती दी गई कहां पर, आपका शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद बेटा देखो, पिछला मैंने बैकग्राउंड बताई तब ये बेटा आपको सब चीज समझ में आ रही होगी। शंकरी प्रसाद केस 1951। और बेटा इसमें चैलेंज किसको किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। कहा जी ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये तो अवैध है, गलत है। और क्या याचिका लगी, क्या याचिका लगी, कहा कि आर्टिकल 13(2) ये कहता है, आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि इस राज्य, स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को क्या करता हो, छीनता हो। यानी कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो बेटा क्या करता हो, फंडामेंटल राइट को छीनता हो। क्लियर? और फंडामेंटल राइट कौन से छीने गए हैं, एक तो आर्टिकल 19(1)(f) छीना गया है, और एक आर्टिकल 31 छीना गया है। ये बेटा शंकरी प्रसाद जो याचिका करने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारा 19(1)(f) छीन लिया गया, आर्टिकल 31 छीन लिया गया। 19(1)(f) क्या है बेटा, कि आपको बेटा संपत्ति के अर्जन और बेटा उसको सेल करने की, यानी कि विक्रय करने का अधिकार देता है। भाई बोलने के अधिकार में, राइट टू स्पीच के अधिकार में आपको संपत्ति को अर्जित करना और बेचने का अधिकार भी शामिल है। भाई बोलकर आप क्या करेंगे, बोलकर क्या करेंगे, भाई अभिव्यक्ति भी अगर आपको करनी है बगैर पैसे के, कुछ हो पाएगा क्या, बताइए बच्चे, पैसा ही तो सब कुछ है। एक श्लोक कहा जाता है बेटा, मतलब मैं बोलता भी हूँ हमेशा,
संस्कृत में आया है, टका धर्मा टका कर्मा टका परमो धमा और यस्य पासे टका न हस्ती फिरे च चका चका। मतलब टका ही धर्म है, टका ही कर्म है। मतलब टका ही क्या है बेटा, धर्म है, टका ही सब कुछ। टका यानी कि पैसा, कि पैसा बेटा क्या है ना कि सब कुछ है, कि माना तो खुदा नहीं, यकीनन है तो खुदा से कम नहीं। तो बेटा उस पैसे की इतनी वैल्यू होती है। अब आप भाई बोल के क्या कर लेंगे? बोलना है आपको, घूमने फिरने सब कुछ अधिकार दे दिया गया, बगैर पैसे कुछ हो पाएगा? तो अभिव्यक्ति बेटा ये भी तो होना चाहिए कि आपको एक घर बने न्यारा, मैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो ये भी तो बेटा अभिव्यक्ति है आपकी। राइट, आर्टिकल 19 क्या कहता है कि राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन करने में बेटा पैसा हाँ पैसा बोलता है, सही बात है। तो बेटा पैसे से तो सब कुछ होगा नहीं। अब कुछ खाओगे पियोगे तभी तो कुछ बोलोगे, तो वो भी पैसे से आएगा, हर चीज पैसे से होती है ना बेटा। पैसा जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि पैसा सब कुछ है, लेकिन बेटा सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ है। बस थोड़ा बहुत 1-2% इमोशंस को हटा दें, नहीं तो बेटा सब कुछ है। इमोशन भी तभी आएंगे जब पैसा होगा। एक भिखारी के प्रति इमोशन आएंगे किसी के? दया आएगी, भीख रूप में होगा बेटा, नहीं आएगी, कोई इमोशन नहीं आएंगे। नहीं बेटा आप गलत, इमोशन बेटा क्या है, भीख वाले इमोशंस आएंगे, कभी भी आपको उसको प्रेम वाले इमोशन नहीं आएंगे भिखारी के प्रति। दया आएगी। प्रेम तो बेटा थोड़ा बहुत स्थायित्व तो हो, थोड़ा स्टेबल तो हो आदमी। सही इज द फैक्ट बेटा, पैसा होना ही चाहिए, मतलब इस बात को समझने वाली बात है। तो ये अभिव्यक्ति बेटा माना गया, ऐसे आपको आर्टिकल 31 दिया गया कि हमारे इन दोनों अधिकार को छीन रहा है। सरकार ने कहा जनाब ये जो बात आप कह रहे हैं, ये जो बातें बोल रहे हैं, ये बातें सही तो हैं, लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है सामाजिक न्याय के बीच में आ रहा है। और जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस जो है, वो आर्टिकल 39B और 39C के तहत हमको मिला है। तो ये सोशल जस्टिस सरकार ने बात कही, संगिल प्रसाद बेटा याचिका करता नहीं ये बात कही, याचिका करता, और बेटा गवर्नमेंट ने ये वाली बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बेटा क्या कहा उस समय, बेटा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते पतंजलि शास्त्री हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो शंकरी प्रसाद, आप बात तो सही कह रहे हो कि आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगा। तो विधि की बात बोली गई है, लो की बात बोली गई, तो लो तो नहीं बनाया ना सरकार ने। सरकार ने तो क्या किया है, आपको लो को मना किया गया है ना, लेकिन सरकार को आर्टिकल 368 के थ्रू संविधान संशोधन का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का राइट तो है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का राइट तो है, उसको हम कैसे छीन लेंगे, उसको हम कैसे बदल देंगे? वो राइट तो है सरकार को। भाई विधि बनाने का, विधि बनाने से तो रोक सकते हैं हम। जैसे भाई आप मेरे पास में आ गए, आर्टिकल 32 के थ्रू याचिका लगा दी आपने मेरे पास में, तो जैसे मुझे ये अधिकार मिला है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार मिला है कि आपकी याचिका पर मैं सुनवाई करूं फंडामेंटल राइट के लिए, तो ऐसी सरकार को भी तो मिला है ना आर्टिकल 368 कि वो उसके थ्रू क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है। तो लिहाजा जो ये 31B, 31A और 31B जोड़ा गया है, ये बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा गया है। तो दैट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने जो ये काम किया है वो सोशल जस्टिस के लिए किया है। तो भाई हम क्या सोशल जस्टिस के बीच में आ सकते हैं? अगर हमने लोगों को, भाई सरकार लोगों के आंसू पूछना चाह रही है और हम कहें कि नहीं तुम आंसू नहीं पूछोगे, तो लोग तो हमको ही उखाड़ के फेंक देंगे, सुप्रीम कोर्ट को उखाड़ के फेंक देंगे। बोलो हाँ कि ना? कहेंगे यार ये कौन सा तरीका हुआ, ये कौन सी बात हुई? तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है, सरकार ने जो किया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दैट इज राइट, ये क्या है, सही है। ये क्या है भैया, ये सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है।
सॉरी बच्चों, तो ये कहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो क्या बेटा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन भाई हम अमेंडमेंट करने को तो नहीं रोक सकते, ये तो सरकार का राइट है, गवर्नमेंट का अधिकार है, तो गवर्नमेंट ये राइट्स रखती है, गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है। तो देखिए बेटा, संक्रिय प्रसाद वाले मामले में सरकार की बातों को सुप्रीम कोर्ट ने टाला नहीं, सरकार की बातों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला नहीं, तो झगड़ा किसी बात का भी नहीं था, किसी बात का बेटा कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। झगड़े की कहानी शुरू कब होती है, जब गोलकनाथ केस आता है बेटा, और बेटा फिर वहां पे आपका क्या, हाँ बेटा झगड़ा शुरू होगा गोलक, तो गोलकनाथ केस बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे प्रारंभ के जो 17 साल थे बेटा, यानी कि गोलकनाथ केस से पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब साथ मिलकर सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, सब मिलकर सोशल जस्टिस करेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन झगड़ा विवाद कब शुरू हुआ बेटा आपका, गोलकनाथ केस से। फिर गोलकनाथ केस के बाद 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, फिर बेटा आपका केशवानंद भारती केस आता है, फिर आपका 42वां संविधान संशोधन आता है, फिर 44वां संविधान संशोधन आता है, इस बीच 39वां बेटा संविधान संशोधन आता है। ये सारे संशोधन की बेटा एक पूरा क्रम है, एक पूरा सीक्वेंस है। लेकिन आज के बेटा लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर मैं गोलकनाथ केस पे चलूंगा कि गोलकनाथ का मामला आखिर था क्या, किस मामले को उठा, और बेटा यहाँ पे 2-3 केस हो रहे हैं, जैसे मिनरवा मिल्स केस है, केशवानंद भारती केस है, ये सारे केस बेटा एक क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये सब के सब बेटा क्या थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ साथ चलते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अगली क्लास बेटा इसको हम कंटिन्यू रखें। अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ ऐसी लेक्चर बताइए, ऐसे ही बताइएगा, तो बेटा ऐसी इस सीरीज को हम लोग चलाते हैं स्पेशल क्लास के अंदर, जिसमें सारे केस और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। प्री के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, और दूसरा बेटा क्या है कि केवल पॉलिटी के लिए नहीं, आपको सोशल जस्टिस के लिए, सोशल इशू के लिए, है ना, उन सब के लिए बेटा आपको लिए क्लास से आपके लिए बेहतर रहेंगी। ऐसे वगैरह में आपका काम करेंगी, आपके बेटा इंटरव्यू में काम भी क्लास करेंगी, सब जगह बेटा यूजफुल रहेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और अंदर बेटा मैं कहूँगा एकेडमी में बेटा क्या है कि अभी इस वीक 50% बेटा डिस्काउंट चल रहा है, तो आपके किसी भी दोस्त को बेटा क्या कोई कोर्स परचेज करना हो उनको बोल सकते हैं। और दूसरा, ये जो डिस्काउंट है बेटा ऐसे नहीं मिलेगा, इस कोड को बेटा यूज करना पड़ेगा, निपुण A10। तो कोई भी बेटा करे उनको बेटा ये वाला कोड आप कहिएगा कि इस कोड को यूज करके वो एक कोर्स ले सकते हैं। अच्छा लगा तो बेटा ठीक है, आपको मैं कल वाला क्लास कल फिर रख लेंगे क्लास ये वाली, और ये क्लास को फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे बेटा चलेगा स्पेशल क्लास, है ना, जैसे पिछली बार हमने एक अलग थीम को लिया था, इस बार केसेस और अमिटमेंट को ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, स्पेशल क्लास में बेटा यही थीम रहेगा। और दूसरा बेटा प्लस क्लास हमारी 9 बजे चलती है, 9 PM वो जो केतु रहेगी। मैंने कहा था कि 1-2 क्लास हमारी बेटा बीच में रहती है, तो मैंने एक 4 बजे क्लास रखी है बेटा, 4 PM to 6 PM, है ना, 1-2 दिन तो वो भी चलती रहेगी, 4 PM वाली भी चलेगी, 9 PM वाली बेटा जो केतु है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 4 बजे, शाम को 4 बजे मिलते हैं, ठीक है ना, 9 बजे मिलते हैं। हाँ बेटा मैं कंटिन्यू रखूंगा, अब मैं गोलकनाथ केस बेटा अगला बताऊंगा आपको, गोलकनाथ केस ये सब बेटा जरूरी था गोलकनाथ केस से पहले की बैकग्राउंड जानना, है ना। एक बार बेटा कॉन्सेप्ट बन जाता है तो फिर समझना आसान हो जाता है। तो बेटा मैंने वो जमीन तैयार कर दी आपके माइंड के ऊपर, अब इसको इजीली हम लोग आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं, अच्छा लगा होगा। और स्पेशल क्लास बेटा फ्री होती है, अपने दोस्तों को सबको शेयर किया करो, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।